स्टेप अप जयसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जगदीप शर्मा। अभी मैं बैठा हूँ बीजेपी के ऑफिस में और यहाँ के डिसिप्लिन का सीरियसली मैं कायल हूँ। अभी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम भाई साहब, आपका क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, आप वकील भी हैं पेशे से? हाँ, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जी। भाई साहब, जो लोग ये कहते हैं कि भाई इसकी विचारधारा मतलब क्या चीज़ है ये? बीजेपी की विचारधारा का मतलब क्या है? देखिए जगदीप जी, विचारधारा जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इनेलो पार्टी है, बहुजन पार्टी है, बहुत पार्टियां हमारे देश में। तो वो एक अपना नीतियां बनाती हैं, अपनी एक सोच जनता के आगे रखती है कि हम यदि सत्ता में आए तो हम सत्ता में आकर के ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो इसको बोलते हैं कि ये हमारी विचारधारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले तो विचारधारा की बात है कि हम अनुशासन वाली पार्टी है। आपने भी खुद माना कि आप जहां भी और पार्टियों के ऑफिस में जाते हैं वहां हा हुल्ला होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में शांतिपूर्ण ढंग से बैठा जाता है। महिलाओं की बात हो तो महिला भी बैठे, मतलब कोई हा हुल्ला नहीं, कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई लोग हुक्का पी रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई धूम्रपान कर रहे हैं या किसी तरह कोई शराब पी रहे हैं। एक साइलेंट मोड पे काम करता है हमारा, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, और चाहे यहाँ तक कि जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ वोटर हो, वो साइलेंट रह के काम करता है। क्योंकि हमारा काम यह है कि सत्ता का मतलब सेवा है। आपने कहा विचारधारा क्या होती है? विचारधारा ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में है तो भी और आएगी तो भी हम सेवा करेंगे। देश सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। इसको बोलते हैं विचारधारा। एक पार्टी कहती है कि जी मेरी सत्ता आई तो मैं अपने लोगों को नौकरियां दे दूंगा, मैं अपने लोगों को ये कर दूंगा, मैं मीटर तोड़वा के सड़क में फेंकवा दूंगा। एक वो विचारधारा है, मतलब लोगों में अराजकता का माहौल बनाना, लोगों को ये भड़काना कि भाई तुम कर्जे मत भरो, हम माफ़ कर देंगे। वो माफ़ नहीं करते, फिर बाद में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। वो विचारधारा है। मतलब प्रदेश को अस्थिर कैसे करना। पीछे इन्होंने कहा कि जी हम जाके वहाँ पंजाब में सतलुज यमुना खोद के आएंगे, जेल भरो आंदोलन, सड़क को लोगों को कहा दुकानें बंद कर दो। मतलब किसी ने किसी बात को, किसी ने किसी मुद्दे को लेकर के लोगों में भय का माहौल बना, लोगों को अराजकता की, जाति पात के नाम पर। पीछे देखा आपने जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर। चलो हम उस पर बात, इन्होंने किस तरह लोगों को भड़काया, हम उस पर बात नहीं करें। नहीं, वो भी एक विचारधारा है। आपने कहा ना विचारधारा, वो भी एक विचारधारा है कि लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाओ। हम उस टॉपिक पर बात नहीं। अब मेरे को ये बताओ, कई बार मैंने राहुल जी से के मुंह से सुना है भाई हम इस विचारधारा के खिलाफ हैं। उनका मतलब क्या हुआ? उनका मतलब ये है कि देखो, बड़ा ही दुख होता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे उसमें खानदान में इंदिरा जी उनकी लड़की थी। हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना कि जिस पार्टी ने ये कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, और उसी पार्टी का नेता राहुल गांधी जो JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, JNU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कन्हैया लाल जैसे और दूसरे जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उनके साथ जाकर के खड़ा होता है और वो कहता है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नफरत करते हैं। हमारी विचारधारा क्या? हम ये कहते हैं कि सबसे ऊंचा देश है, देश के बाद पार्टी है, और यदि कोई हमारे देश को तोड़ने की बात करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए उन लोगों को खुश करने के लिए जो भारत के टुकड़े टुकड़े के होने का सपना देखते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए राहुल गांधी उनके बीच में जाकर के कहता है हमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नफरत है या उनको हम हेट करते हैं। तो वो उनकी दिक्कत है, हमारी नहीं। हमें तो बल्कि दुख हुआ कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उनके जाकर के साथ खड़ा होता है, देशद्रोहियों के साथ जाके खड़ा होता है। हम ये सोचते हैं कि भारत का नागरिक, देशभक्त जो नागरिक है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, वो हमारे लिए आदरणीय है, और जो देशद्रोह की बात करेगा, चाहे वो कोई हो, वो हमारा शत्रु है। कई बार लोग ये भी कहते हैं क्या वह देशभक्ति का सर्टिफिकेट बीजेपी से लेना पड़ेगा? इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो, वो तो हम जो विपक्ष के लोग हैं, भाई बोलने का अधिकार है, कोई भी आदमी कुछ भी बोले। देख, कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है ना कि आप देश के खिलाफ बोलेंगे। आप हमारे देश की स्वतंत्रता जो ये है कि आप कोई भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम वो बात बोलें जो दूसरे का हर्ट हो, वो बात बोलें कि जिससे आतंकवादियों को फायदा मिले, वो बात बोलें कि जो अलगाववाद की बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो पंजाब में खालिस्तान समर्थन की बात हो, चाहे वो नागालैंड की बात हो। मतलब जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनके समर्थन में बोलना वो कोई देशभक्ति की बात नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं, इसलिए वो कहते हैं हमें तो आपका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि कोई गलत बात करता है उसका सबको विरोध करना चाहिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि राम मंदिर पर इतनी देरी क्यों? जब सरकार अपनी है तो देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब तक मामला न्यायालय में होता है
तो उस पे सरकार कुछ कर नहीं सकती। मैं ये बात पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कह रहा हूँ। उस पे अभी वो मामला कहते हैं मामला अध्यादेश लाके भी नहीं, कुछ इस तरह से देखो बनाया जा सकता है। राजनीतिक लोग राजनीति की बात करेंगे। मैंने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ। इसमें सच्चाई ये है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है आप अध्यादेश नहीं ला सकते, ये लॉ है। जब सुप्रीम कोर्ट यदि, क्योंकि कोर्ट तो भावना का नहीं, कोर्ट तो तथ्यों की बात करेगा। पहली तो बात, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके राम जन्मभूमि के मुद्दे को कोर्ट में इतने अच्छे से रखा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने उसमें फेवर में दिया राम मंदिर के, और सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदुस्तान की सरकार ने इस तरह से केस लड़ा है, सारे साक्ष्य वहाँ रखे हैं। तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ही राम मंदिर के फेवर में निर्णय आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को से कमिटमेंट की है, यदि 1% के लिए नेगेटिव भी आता है तो वो अध्यादेश ला करके राम मंदिर बनवाएंगे। ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन है बिल्कुल, क्योंकि सरकार जनता की भावना के अनुसार काम करती है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो वो जनता की भावना के अनुसार संसद में अध्यादेश ला करके कानून पारित करके मंदिर बनवाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो नहीं ला सकते। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री, कितने वकील हैं जो इस राम मंदिर का केस लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से या कहीं और से कितने वकील हैं? देखिए, कांग्रेस जितने वकील ये खड़े हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात हो उसमें सारे कपिल सिब्बल एंड ग्रुप सारा खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी आतंकवादी को बचाने की बात हो उसमें कपिल सिब्बल एंड ग्रुप खड़ा हो जाता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में 10% जो गरीब स्वर्ण हैं उनका बिल पास करके किया, वहां भी ये कपिल सिब्बल एंड कोई जुमला तो नहीं है? नहीं, ये जुमला कैसे 2 दिन बाद ही हो जाए, भी हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सरकार के हाथ में क्या होता है कि वो कोई बिल आए, लोकसभा में पारित करवाए, राज्यसभा में पारित करवाए, और फिर राष्ट्रपति से, हमने लोकसभा में पारित कराया, राज्यसभा में पारित कराया, और राष्ट्रपति जी के साइन होकर वो लागू हो गया। जुमला नहीं, लागू हो गया। वो बाद में रोक लग जाए इस टाइप का? नहीं, रोक नहीं लगेगी। यदि कोई ऐसी बात करे हम रिव्यू में जाएंगे, और संसद से ऊपर थोड़े है, सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमने कानून बनाया है, कानून जो कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट हो, वो कानून के अनुसार निर्णय देती है। जब कोर्ट संसद ने कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस ऊपर कैसे जाएगी? कानून बन गया, वो अब नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं लगा सकती उस पर। अच्छा, और आप अपनी तरफ से लास्ट 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ, आज तक देश में युवाओं को यूज किया है पार्टियों ने जी, परसों को इलेक्शन है, पार्टियों ने यूज किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मार्गदर्शन कर रही है, नशे से और जो बुराइयां उनसे युवा दूर रह करके। और भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश की बात हो चाहे देश की बात हो, युवाओं को जाति के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर नहीं, योग्यता के नाम पर वो उनको नियुक्तियां दे रही है। और भारत का जो स्वाभिमान है वो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ऊंचा उठा है। जो हमारे भारत का पहले प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाता था तो उस पे कार्टून बनाए जाते थे कि भिक्षा लेने आया है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 4.5 साल में किसी भी देश से 1 रुपए का भी कर्जा नहीं लिया। और हमारा प्रधानमंत्री आंख मिलाकर बात करता है, क्योंकि हम उसके लेने नहीं जाते। जब अब मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को कर्ज दे रहे हम, ले नहीं रहे, तो हमारा स्वाभिमान बढ़ा है। वो जो एक रेल बनाई है वो जापान से कर्जा लिया है, उसका कर्जा नहीं है, वो उसमें सहभागी कर रहा है। और वो एक विश्व बैंक के हिसाब से हम कर रहे हैं, उससे हम उससे कर्जा नहीं ले रहे, क्योंकि वहाँ वो टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में नहीं है। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सारी ट्रेनें इंडिया में बनेंगी, और जब वो इंडिया में बनेगी तो धीरे धीरे हमारे जो वैज्ञानिक है, जो हमारे जो मैकेनिक है, उसको सीख जाएंगे, फिर इंडिया में ही बनेगा, जो जापान बीच में नहीं। लेकिन जापान से पैसा तो लिया है ना इस बार? जापान का वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि जापान में वो टेक्नोलॉजी है, 2-3 देशों में है, जापान में है, चाइना में, चाइना से हमने नहीं लिया। जापान हमारे देश का शुरू से मित्र कंट्री है, तो वहाँ उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमने ली है। गंगा यमुना की सफाई के नाम पे भी कह रहे हैं कि कहीं से पैसा आया है, क्या है? देखिए, गंगा हमारे देश की आस्था का प्रतीक है, और वैज्ञानिक रूप से भी गंगा का जो जल है वो बहुत पवित्र है। और कोई पानी आप घर में रख लो, और गंगा जल का रख लो, वो खराब नहीं होता। उसका बचाना वो कृषि के लिए बढ़िया है, पीने के लिए बढ़िया है। सफाई के नाम पे मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली जाकर के कभी हरिद्वार देखिएगा, ऋषिकेश देखिएगा, और जो शहर लगते हैं उनके सीवरेज गंगा में पड़ते थे, उनके गंदे नाले गंगा में पड़ते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्या किया, वो सारे के सारे नाले बंद कर दिए, और गंगा का पानी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा साफ है, और भी उसको ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है। उस पर काम किया जा रहा है, बाकायदा एक जल मंत्रालय बनाया गया है। और लोग मानते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी वो मानते हैं कि बहुत फर्क पड़ा है इस चीज़ से।
ऑनेस्टली बताओ, ये आज जो इलेक्शन हो रहे हैं अब, इसका समीकरण क्या कहते हैं? बस लास्ट एक लाइन। समीकरण यह है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो जात पात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारा जो एक ही मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास। हमने कहीं कोई जाति पात की बात नहीं की। हमारे लिए सारे 36 बरादरी के लोग हमारे अपने हैं, हमारे भारतवासी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं वो मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति के नाम पर किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं। तो जो समझदार लोग हैं वो हमारा सपोर्ट करें। और एक तरफा लहर है, कुछ लोगों ने डर के मारे या कोई अपनी जाति के हिसाब से या अपनी रिश्तेदारी के हिसाब से झंडे जरूर लगा रखे हैं, लेकिन जब हम उनके घर जाते हैं कहते हैं भैया हम पार्टी को वोट बीजेपी को देंगे, झंडे हमने बेच लगा रहे। एक तरफा लहर है, कोई किसी बात की, क्योंकि दूसरे लोग जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारा कोई पहले भी आपने देखा होगा, कोई जाट की बात करता, कोई नॉन जाट की बात करता। हम ना जाट की बात करते हैं ना नॉन जाट की, हम कहते हैं सब हम भाई हैं। और 36 बरादरी की एकता हमारे लिए उद्देश्य है। और हम विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वैसे भी हमारे 9 महीने इस सरकार के पड़े हैं। जो समझदार लोग हैं ये कहते हैं कि पिछले 15-20 साल में जींद में विकास नहीं हो रहा था और जींद में विकास हो रहा है। जींद का विधायक बनेगा तो जींद की विकास और ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी। इस बात से जगदीप जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% हमारी जीत है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाइयों, जो बीजेपी की तरफ से स्पोक पर्सन थे, इनसे हमने बात कर ली। भाई तो हमने किसी की लग की बात नीचे कमेंट कर दी। भाई बड़े बड़े आदमी थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़े, मैंने दिक्कत आ जाए, मेरे को घना बोलिया कौन जानता शुद्ध भाई। धन्यवाद भाई, राम राम।